हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। काफ़ी न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं इन JEE और नीट एग्जाम्स और एनी एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, तो आज ये लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले क्लास हमें समझना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस पार्टिकल को हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? दैट पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, उस पार्टिकल पे टोटल फोर्स, जितनी भी फोर्सेस लग रही है, सारी फोर्सेस को जब हम जोड़ देंगे तो आंसर हमें क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा, बट पहले आप इसकी कंडीशन समझो कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के केस में आपकी नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे कितनी होनी चाहिए? जीरो। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने ये एक पार्टिकल मान लिया है, दिस इज़ अ पार्टिकल, ठीक है, जिसकी मास है m। तो जब मैं इसकी नेट फोर्स को ज़ीरो बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन होगी दैट इज नेट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू जीरो। मास तो पार्टिकल की जीरो नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली कौन जीरो होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा ना। टू अचीव दिस कंडीशन, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए नेट एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि मास तो जीरो नहीं हो सकती, राइट। तो नेट एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अभी एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें हो सकती है। एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी कभी भी कोई वेलोसिटी ही नहीं है। यहाँ फिर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी अगर जीरो है इसका मतलब पार्टिकल का कहाँ पर है? रेस्ट पे है। अगर वेलोसिटी कुछ है इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट में नहीं है। पार्टिकल कैसे है? मोशन में है। पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली मोशन में है तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग किसकी बात करेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ओके, आई होप यू गॉट द क्लियर पिक्चर ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो दोनों कंडीशंस में मैंने कैसे बताया, नेट फोर्स आपका वैल्यू जीरो होगा, नेट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन है ना। इसकी अगर ये पार्टिकल है, इसकी मास m है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन विल बी जीरो। मास तो जीरो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन को जीरो बनाना है, तो मास तो जीरो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली नेट एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो नेट एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशंस में होती है, यहाँ फिर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी या फिर पार्टिकल कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, राइट, है ना। अगर वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रही मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर जीरो है तो मतलब पार्टिकल को रेस्ट पे बोला जाएगा। वेलोसिटी अगर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल को मोशन में बोला जाएगा, दैट पार्टिकल इज इन मोशन, है ना। और जब पार्टिकल रेस्ट पे होती है ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब पार्टिकल मोशन में होती है तो ऐसी टाइप की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली। अभी यहाँ पर हमें एक और चीज़ पढ़नी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के क्या कंडीशन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया नेट फोर्स जीरो, लेकिन नेट फोर्स जो जीरो होता है, यहाँ पर मैं एक काम करते हैं, जो भी पार्टिकल्स होता है उस पार्टिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हो गया हम लोग पॉइंट मास, और दूसरा होता है एक्सटेंडेड बॉडीज़। एक्सटेंडेड बॉडीज़ मतलब जो बॉडीज़ काफ़ी लार्ज है, पॉइंट मास मतलब जो बॉडी काफ़ी छोटी है ना, काफ़ी छोटी है, यू कैन से, जिसका का पूरा मास सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसी बॉडी की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये पार्टिकल समझ लो, ये पार्टिकल है, हम इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट मास, अगर कोई भी पार्टिकल जो पॉइंट मास है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है तो उसमें नेट फोर्स, उस पार्टिकल की टोटल फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर एक्सटेंडेड बॉडीज़ मतलब कोई भी ह्यूज लार्ज बॉडीज़ को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है तो उसके दो कंडीशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए, और दूसरा उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। उसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग फिलहाल बात करेंगे सिर्फ पॉइंट मास की। वी विल नॉट टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड बॉडीज। हालांकि फिजिक्स में आने वाले 2 साल में हम बात करने वाले हैं एक्सटेंडेड बॉडीज़ की भी, जहाँ पर हम नेट टॉर्क जीरो भी देखेंगे,
लेकिन इस चैप्टर में फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट मास पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले, पहले इन चीज़ों को क्लियर कर लो। हम लोग क्या पढ़ने वाले, पॉइंट मास पढ़ने वाले, जहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी, 0 होगी। और हम कौन से टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर होगी, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर चलो मैंने एक पॉइंट मास ले लिया है। पॉइंट मास के लिए आप एक काफ़ी छोटा सा ब्लॉक अज्यूम कर सकते हो। दिस इज़ वेरी स्मॉल ब्लॉक जिसका मास है m, काफ़ी छोटी बॉडीज, ओके, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर जब आप देखोगे इस बॉडी का, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, FBD बनाओगे, तो यहाँ पर FBD कैसे बनेगा, इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। ये जो फ्लोर है इसको सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है नॉर्मल फोर्स, यू कैन से दैट इज n। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मोबाइल, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा है लाइक दिस, ये समझ लो ये ब्लॉक आपका मोबाइल है, ठीक है, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा है। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है, क्या ये मोबाइल मूव कर रहा है, नहीं, ये मोबाइल मूव नहीं कर रहा। मोबाइल मूव नहीं कर रहा है मतलब मोबाइल कहाँ पर है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब हम कौन सी इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना, ये जो बॉडी है ये कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन का हम लोग को मतलब पता था कि नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एन द फोर्स इन द अपर डायरेक्शन एंड mg द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देंगे n माइनस mg। Negative sign indicate that these two forces are opposite in direction. These two forces are opposite in direction. ठीक है, n minus mg which is equals to 0, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स आपका 0 होगा ना, नेट फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। So therefore I will write down that n minus mg is equals to 0. So therefore n is equals to mg. तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना रह गया, 0 रह गया। क्लियर। चलो इसको एक और प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे कि मतलब मान लो अभी यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर मतलब मान लो एक वॉल है और इस वॉल के ऊपर एक हुक लगी हुई है, और उस हुक से यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रिंग बांधी हुई है, और यहाँ से आप एक और स्ट्रिंग लगी हुई है इसके हुक से, दूसरे हुक से, और यहाँ पर आप देखोगे तो दिस इज़ यू हु इज़ पुलिंग दिस रोप। आप क्या कर रहे हैं, इस रोप को पुल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस रोप को पुल कर रहे हो इन द राइट डायरेक्शन विद अ फोर्स एफ फोर्स के साथ आपने इस रोप को क्या किया, पुल किया, करेक्ट। एफ फोर्स के साथ आपने क्या किया, इस रोप को पुल किया, जिसकी वजह से ये वाली जो स्ट्रिंग है इस पर टेंशन डेवलप हो गया। लेट्स से दिस टेंशन इज T1, है ना, ये टेंशन क्या हो गया, T1 डेवलप हो गया। दिस T1 इज इक्वल्स टू F, ये जो T1 होगा वो F के इक्वल होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम सिखाया था। तो यहाँ पर जब मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, लेट्स से जब हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इस ब्लॉक के ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है इन द राइट डायरेक्शन, दैट फोर्स इज टेंशन T1, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था इफ द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम, तो उसके ऊपर हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा, हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है विद अ टेंशन T1, है ना, क्योंकि अगर द पर्सन हु इज पुलिंग द रोप उसके वहाँ पर टेंशन T1 प्रोड्यूस हुआ, तो जहाँ पर ब्लॉक है उसके एंड पे भी टेंशन T1 ही होगा। कब तक, अगर मास हमारी क्या है, मासलेस है, मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या है हमारी, मासलेस है, मतलब इस स्ट्रिंग के पास कोई भी मास नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग, ये स्ट्रिंग के पास भी कोई भी मास नहीं है, ठीक है, दिस ऑल, यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिंग्स दिख रही है सारी मासलेस स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो ये चीज़ों को दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को राइट की तरफ खींचा जा रहा है विद अ टेंशन T1, है ना। लेकिन क्या ये ब्लॉक मूव करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग इसको पकड़ के रख रही है विद अ टेंशन T2। मतलब मान लो यहाँ पर टेंशन T2 डेवलप हो रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 बन गया। डिफरेंट स्ट्रिंग्स डिफरेंट टेंशन, आई टोल्ड यू लास्ट क्लास, ओके। सो यहाँ पर इसका खुद का वेट दैट इज mg, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ले लो n। अब इस ब्लॉक का ये FBD बन गया जिसका मास कितना है m, इसका मास हमने m अज्यूम कर लिया, ठीक है, m। तो यहाँ पर हमने ये इसकी FBD बना दी, ठीक है, बड़ी सिंपल सी FBD है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है,
T1 की वैल्यू किसके इक्वल है, F के वैल्यू है, ठीक है, चलो F के वैल्यू ले लिया। तो यहाँ पर सी क्लास, यहाँ पर आप जब ध्यान से देखोगे तो फोर्सेस जो लग रही है वो x डायरेक्शन में भी लग रही है। x डायरेक्शन मीन्स सपोज ये मैंने x एक्सिस ले लिया और ये हमने y एक्सिस ले लिया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, द फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग x एक्सिस ऑल्सो, द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस ऑल्सो। देखो वर्टिकल फोर्सेस भी दिख रहा है और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहने के लिए पार्टिकल को टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन जीरो में रखना होगा एंड टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन भी जीरो करना पड़ेगा, तभी ही पार्टिकल को इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोला जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा क्योंकि यहाँ से ये खींचना चाहेगा बट ये स्ट्रिंग उसको जाने नहीं देगा आगे, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक रहेगी ये वहीं की वहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं दैट समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इज जीरो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। डायग्राम से बात करो कि टोटल फोर्स x डायरेक्शन में कितनी है, ठीक है। टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑन द राइट साइड इज T1, द फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड इज T2, सो माइनस T2 लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस T2 द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। So therefore I will write down 0 q because particle is in equilibrium condition. Summation of fx is equals to 0. So summation of fx 0. So therefore I will write down that T1 is equals to T2. मतलब right side force balances out left side force. जो right की force है उसने left की force को balance कर दिया, तो इसके लिए दोनों forces एक दूसरे को cancel करती है, ठीक है, एक दूसरे forces को cancel करती है। अब बात करेंगे the forces in y direction. The forces in y direction, if you will see, what is the force in y direction? It is n in the upward and in the downward side it is minus mg. Negative sign indicates that these two forces are oppositely directed. यहाँ पर mg के साथ नेगेटिव साइन आ गया, इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि जो mg है वो n के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, व्हाट इज द समेशन ऑफ fy टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जीरो। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम है तो समेशन ऑफ fy क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन n माइनस mg इज इक्वल्स टू जीरो। तो n का वैल्यू कितना हो गया, mg के इक्वल हो गया। तो मतलब ये दोनों फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक दूसरे को कैंसिल करती है। तो इस बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो होगी तो दो कंडीशन होती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी क्या है, वेलोसिटी इसकी जीरो है, तो मतलब ये कौन सी कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ओके ओके, नाउ let's learn about the concurrent forces. What do you mean by concurrent forces? ठीक है, तो मैं यहाँ पर यही एग्जांपल ले लूँगा, जैसे कि ये वाली जो एग्जांपल है यहाँ पर मैं यही वाला एग्जांपल ले लूँगा। सी ये जब आप फोर्सेस देख रहे हो फॉर दिस ब्लॉक, में फिर से डायग्राम बना देता हूँ। दिस इज़ अ ब्लॉक जिसके ऊपर एक फोर्स है mg, n फोर्स इन द अपर डायरेक्शन, F फोर्स ऑन द राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड T2, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर देखोगे ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, दैट फोर्सेस आर नोन एज द कॉन्करेंट फोर्सेस। तो ये सारी फोर्सेस को क्या बोला जाएगा, कॉन्करेंट फोर्सेस बोला जाएगा, ठीक है। जो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रही है ना, तो उन सारे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, हम कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगा जो न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हमें काम आता है, जिसकी डेरिवेशन हमने मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में किया हुआ है। मैंने आपको तभी भी बताया था और अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। द फॉर्मूला इज लैमिस थियरम। लैमिस थियरम, जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट मास है आपका जिस पे कुछ फोर्सेस एक्ट हो रही है। द फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 एंड दिस इज फोर्स F3। F1 F2 के बीच में एंगल अल्फा बन रहा है, F1 F3 के बीच में एंगल बीटा बन रहा है, F2 F3 के बीच में एंगल गैमा बन रहा है। सो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है दैट F1 अपॉन साइन गैमा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन अल्फा। दिस इज लैमिस थ्योरम, ठीक है। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन सकता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास हम देखेंगे कि फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए। सी सबसे पहले अगर आप फोर्स F1 ले रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर में साइन एंगल, जो भी एंगल होगा, साइन एंगल वॉट एवर द एंगल, जैसे कि यहाँ पर गैमा है, साइन गैमा, ये जो एंगल होगा वो, अगर आपने फोर्स F1 लिया है तो ये वाला जो एंगल होगा वो F2 और F3 के बीच में बन रहा होगा,
वो F2 और F3 के बीच में बन रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो F2, अगर आपने ये वाली फोर्स ली F2, तो ये जो इसके डिनोमिनेटर में जो एंगल होगा साइन बीटा करके, साइन करके जो भी एंगल होगा वो एंगल F1 और F3 के बीच में बन रहा होगा। अगर आपने F3 ले लिया तो उसके नीचे साइन करके जो भी एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, F2 और F1 के बीच वाला एंगल होगा। ठीक है, तो ये लेमिस थ्योरम आपको न्यूमेरिकल्स में मदद करेगा। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। सो इट्स टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन सरफेस एंड अ ब्लॉक। सो देयर इज अ स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन द सरफेस एंड अ ब्लॉक of mass 1 kg which is pulled by another string by applying force F is equals to 10 Newton as shown in the figure. Calculate tension in the string 1 as well as tension in the string 2. Okay, so यहाँ पर जब आप देख रहे होगे दिस इज अ 1 kg ब्लॉक जो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, एंड अनदर स्ट्रिंग जो ब्लॉक से कनेक्टेड है, और आप सेकेंड स्ट्रिंग की जो दूसरी एंड है इसको आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, तो जब आपने उसको ऊपर की तरफ खींचा विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन तो इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो गया। लेट्स सी दैट टेंशन इज T2। ये T2 का वैल्यू भी कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। जितनी फोर्स के साथ आप खींचोगे उतना ही टेंशन डेवलप हो जाएगा वहाँ पर। सो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो जब मैं इस ब्लॉक की FBD बनाऊंगा तो देखो क्लास, ये ब्लॉक की FBD है। इस ब्लॉक की FBD में जब आप इसको ऊपर खींच रहे हो विद अ टेंशन T2, ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है विद अ टेंशन T2, है ना। ये जो स्ट्रिंग है ये इसको, इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगी विद अ टेंशन T2। क्लियर? क्या ये स्ट्रिंग ऊपर जा रहा है? क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा? इज दैट पॉसिबल? नहीं, ये ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग ने उसको पकड़ के रखा है। ये वाली स्ट्रिंग ने उसको क्या किया है, पकड़ के रखा है, इसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो मतलब ये वाली स्ट्रिंग क्या कर रही है, एक टेंशन डेवलप कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो उसको जाने नहीं देगा, उसको नीचे की तरफ पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इस ब्लॉक का खुद का वेट भी तो होगा। इस ब्लॉक की जो वेट है, लेट्स से यहाँ पर द वेट ऑफ द ब्लॉक इज mg। मास कितनी है इसकी, 1 kg। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मास इज 1 kg, करेक्ट। और g का वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो कितना लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 तो मिल गया। टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 कितना है, 10 न्यूटन। जितनी फोर्स के साथ आप खींचोगे सेकेंड स्ट्रिंग की फ्री एंड को, उतनी ही टेंशन डेवलप हो जाएगी। ये चीज़ याद रखो, उतना ही टेंशन डेवलप हो जाएगा उस स्ट्रिंग में। ठीक है, सो T2 का वैल्यू कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। द वैल्यू ऑफ T2 कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन। सो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा ब्लॉक की FBD की, ब्लॉक कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, हमें पता है। तो ब्लॉक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मतलब ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी। नेट फ्लो फोर्स इन y डायरेक्शन इज जीरो। लेट्स से दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस। सो नेट फोर्स कोई भी y डायरेक्शन में नहीं होगी। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने देखा है, द फोर्स इज इन द अपर डायरेक्शन दैट इज T2 minus the force in the downward direction is mg plus T1 which is equals to 0। ठीक है, क्योंकि ये नेट फोर्स है ना, दिस इज द टोटल फोर्स इन द y डायरेक्शन, राइट हैंड साइड 0 है। क्लियर? अपवर्ड फोर्स नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट mg एंड T1 बोथ दिस फोर्सेज आर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ T2। ठीक है, तो mg और T1 दोनों कहाँ पर है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड T2 इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो जब यहाँ पर मैं बात करूँगा दैट T2 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg, मास 1 kg, एंड g का वैल्यू इज 10, प्लस T1 का वैल्यू कितना है, टेंशन T1 नहीं पता, हमें पता करना है, विच इज इक्वल टू 0, है ना। दिस एंटायर इक्वेशन इज 0। T2 का वैल्यू हमें पता है, T2 का वैल्यू 10 न्यूटन है। सो 10 माइनस 10 प्लस T1 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 10 तो कैंसिल हो गया, तो T1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 न्यूटन। कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हुई, है ना। स्ट्रिंग नंबर 1 में कोई भी टेंशन डेवलप नहीं हुई। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो प्लीज कॉपी दिस प्रॉब्लम, देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन। Right class, let's move to the next question. Next question is the breaking strength of the string connecting wall and the block B is 175 Newton. Find the magnitude of weight of block A for which the system will be stationary. Block B weighs 700 Newton. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें, जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी और इस वॉल के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 175 न्यूटन है। 175 न्यूटन मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंशन हैंडल कर सकती है वो 175 न्यूटन है।
अगर आपने इस स्ट्रिंग को टेंशन 175.2 न्यूटन या 175.1 न्यूटन भी दे दिया तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी और ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर? तो इन्होंने क्या पूछा है, इस स्ट्रिंग को तोड़े बिगर, इस स्ट्रिंग को तोड़े बिगर मतलब स्ट्रिंग को तोड़ना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम वेट फाइंड आउट करना है कि ब्लॉक ए की मैक्सिमम वेट कितनी हो सकती है, ये हमें पता करना है, ठीक है। ब्लॉक बी का वेट इन्होंने दिया हुआ है 700 न्यूटन। ब्लॉक बी का वेट कितना दिया हुआ है, 700 न्यूटन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास, ब्लॉक बी की एफबीडी बनाएंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो ब्लॉक बी जो है उसकी एफबीडी बना दो सबसे पहले। सो सपोज दिस इज अ ब्लॉक बी जिसका खुद का वेट, द वेट ऑफ द ब्लॉक बी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज हाउ मच, 700 न्यूटन। सो 700 न्यूटन। इसका जो नॉर्मल फोर्स दैट इज इन द अपर डायरेक्शन, दैट इज N1 ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो टेंशन है वो टेंशन कितना होगा, T1, है ना। स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर भी क्लास दूसरी स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना। दिस इज, लेट्स से दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रिंग नंबर 2। इफ देर आर टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स, मतलब जो टेंशन होगी वो भी अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट। तो दिस इज T2, करेक्ट। सो दिस इज द एंटायर एफबीडी वी हैव। T1 का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, 175 न्यूटन, द मैक्सिमम टेंशन दैट स्ट्रिंग कैन हैंडल। इससे ज़्यादा टेंशन अगर उसको दिया, उससे ज़्यादा टेंशन झेल नहीं पाएगा ये स्ट्रिंग। 175 न्यूटन के ऊपर का टेंशन ये स्ट्रिंग झेल नहीं पाएगा और स्ट्रिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से ब्लॉक खिसक जाएगी आगे की तरफ। तो ये चीज़ों को समझना है, इसको आपको एक फील लो इस चीज़ की, ठीक है। ये आपको एक फीलिंग देगा। तो यहाँ पर देखोगे T1 का वैल्यू 175 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दैट समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विच इज नथिंग बट T2 माइनस T1 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज 0। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, जो T2 होगा वो किसके बराबर होगा, T1 के बराबर होगा। T1 को अगर आपने राइट हैंड साइड भेज दिया तो T1 का वैल्यू 175, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 विच इज इक्वल्स टू 175 न्यूटन। परफेक्ट, फैंटास्टिक, है ना। ओके, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, अभी जैसे कि आप देखोगे ये जो पॉइंट मास है, यू कैन से दिस इज जस्ट अ पॉइंट, नॉट अ पॉइंट मास। इसकी मास नहीं है कोई भी, तो इसको पॉइंट मास नहीं बोल सकते, दिस इज जस्ट अ पॉइंट। तो इस पॉइंट की अगर हमें एफबीडी बनानी हो, तो जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि ओके, यहाँ पर आप देखोगे इस स्ट्रिंग पे टेंशन कितना था, T2 था, जो यहाँ पर हमने बनाया। तो इस स्ट्रिंग पे टेंशन कितना होगा, T2 होगा। यहाँ पर टेंशन T3 ले लेते हैं। सो दिस इज टेंशन T3, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, द टेंशन T4 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द टेंशन T4 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लाइक दिस, ठीक है। इस चीज़ को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले T3 को रिजॉल्व करो इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो गया, T3 cos 30, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, T3 sin 30, है ना। तो अभी जब हम बात करेंगे द टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की अगर आप बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, T3 cos 30 माइनस T2 विच इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम है, पॉइंट भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ये जो पॉइंट है आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कहीं भी मूव नहीं हो रही। सो T3 cos 30 इज इक्वल्स टू T2। सो दैटफॉर T3 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, T2 अपॉन cos 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, 175। सो 175 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, करेक्ट। ओके, तो 175 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 350। सो 350 अपॉन √3 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ T3। ये किसका वैल्यू आ गया, हमें T3 का वैल्यू आ गया क्लास। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझो क्या हम लोग कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग अभी इसी पॉइंट पे हम बात करेंगे द टोटल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। द टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू T3 sin 30 अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स माइनस T4 इज इक्वल्स टू 0। सो T4 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, T3 sin 30 होगा। द वैल्यू ऑफ T3 350/√3। सो ये हो गया 350/√3। sin 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2, 1 ज़ा 175। सो ये हो गया 175 अपॉन √3 न्यूटन। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ T4। ये किसका वैल्यू है, T4। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेट ऑफ ब्लॉक ए फाइंड आउट करना था। तो ये जो ब्लॉक है इसकी एफबीडी बना दो आप। तो इस ब्लॉक की मैं एफबीडी यहाँ पर बना देता हूँ।
तो इस ब्लॉक की एफ इसका खुद का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज mg, और इसके ऊपर इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना था, हमने माना था T4 टेंशन है ना, तो इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितना है T4। तो जब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दूंगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। सो व्हाट इज द फोर्स इन वाई डायरेक्शन, T4 माइनस W, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स विच इज इक्वल्स टू जीरो। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन W इज इक्वल्स टू T4, और T4 का वैल्यू कितना है 175/√3। तो इसकी जो वेट होनी चाहिए, वेट ऑफ दिस ब्लॉक शुड बी 175/√3 न्यूटन, ये वेट होनी चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस पार्ट। और मैं सेकेंड मेथड की भी बात करूँगा, तो सेकेंड मेथड में हमें इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सेकेंड मेथड में। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको मैंने रब कर दिया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लैमिस थ्योरम लगा देंगे इन द मेथड 2 में लैमिस थ्योरम लगा दो, आपका काम हो जाएगा। लैमिस थ्योरम मैंने बताया था क्या होता है, T3 अगर आपने ये वाला टेंशन लिया है तो इसके जो T2 और T4 के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल को लेना है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। सो T3 अपॉन साइन 90 में बोल दूंगा विच इज़ इक्वल्स टू T2 अपॉन, अगर आपने T2 लिया है तो T4 और T3 के बीच में जो एंगल बनेगा, कितना एंगल बन रहा है, सी ईयर, दिस इज 90 प्लस 30 कम्स आउट टू बी 120, तो ये हो गया साइन 120। तो therefore I will write down T3 is equals to T2 upon sin 120 into sin 90। sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, we know that। and what is the value of sin 120, sin 120 का वैल्यू हमें पता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा T2 का वैल्यू कितना था हमारे पास 175, तो T2 की जगह आप 175 लिखोगे, और sin 120 की जगह क्या लिखोगे, sin 120 इज √3/2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √3/2। तो 175 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 350/√3 न्यूटन, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ T4 कमिंग आउट, ओके। तो इस तरीके से हमें T3 भी आ गया। अभी हम अगर T4 कैलकुलेट करना चाहे तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्लास, T3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आपको सेम आ रहा है ना, T3 यहाँ से करो या फिर ये मेथड से करो, आपको सेम आएगा। T4 का वैल्यू भी मैं निकाल के बताता हूँ आपको लैमिस थ्योरम से। तो T4 का वैल्यू अगर आप T4 ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पर ही ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू T4, लैमिस थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लाइन मार देता हूँ लाइक दिस, या सो T4 का जो वैल्यू, अगर आपने T4 लिया तो आपको पता है ये वाली जो एंगल है, इफ़ दिस इज़ 30 डिग्री देन दिस विल बी 60 डिग्री, है ना। 30 प्लस 60 क्या बना देगा, 90 बना देगा। तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो ये अगर 30 होगा तो ये 60 होगा, एंड दिस इज 90। सो 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। 90 प्लस 60 कम्स आउट टू बी 150 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल है 150 डिग्री है T3 और T2 के बीच में। तो आपने जब T4 लिया तो नीचे जो इसके डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा, साइन 150। कितना हो गया, साइन 150। तो अभी हम क्या करेंगे, T4 अपॉन साइन 150 एंड T3 अपॉन साइन 190 इनको ले लेंगे। सो T3 अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू T4 अपॉन साइन 150। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो T4 का वैल्यू आएगा T3 साइन 90 इंटू साइन 150। वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 150, साइन 150 इज 1/2। तो यहाँ पर T3 का जो भी वैल्यू है, T3 का वैल्यू कितना है 350/√3। सो 350/√3 साइन 90 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। साइन 150 कम्स आउट टू बी 1/2, 1 जा 175 जा, तो ये हो गया 175/√3 न्यूटन। सी T4 का वैल्यू आपको ये वैल्यू आ रही है 175/√3, तो ये T4 की वैल्यू आ रही है। उसके बाद तो प्रोसेस सेम होगा, आपको नेट फोर्स लगाना है ऑन द ब्लॉक ए, देन द प्रोसेस विल बी द सेम, और जो वेट आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 175/√3 न्यूटन आ जाएगी। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me open the question. Yeah, so the question is a cylinder of weight W. This cylinder having a weight W is resting on two inclined planes forming a V groove as shown in the figure. Ignore friction everywhere. Draw its V body diagram of the sphere. Calculate normal reaction between the cylinder and the two inclined walls. हमारा टारगेट है कि हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, जबकि सिलेंडर की जो वेट है वो कितनी है, W हमें दी गई है। द वेट ऑफ द सिलेंडर इज W, मतलब जो आंसर आएगा वो W के टर्म्स में आएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले हम इसकी FBD बनाएंगे साइड में। तो यहाँ पर सपोज दिस इज अ स्फीयर, ओके,
और हमें पता है यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वी नो दैट द नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हो क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कहाँ पर आके मीट करेगा, स्फीयर की सेंटर पे आके मीट करेगा बच्चों। कहाँ पर आके मीट करेगा, स्फीयर की सेंटर पे आके। क्यों स्फीयर की सेंटर पे आके मीट करेगा, क्योंकि आपने जब कभी भी देखा होगा इन द लोअर स्टैंडर्ड, अगर कोई सर्कल है या स्फीयर बोल दो, जो भी बोल दो, ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है, ठीक है। आप कोई भी लाइन उसकी सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री के एंगल पे बनाओगे, कोई भी लाइन आप उसकी सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे बनाओगे तो वो लाइन जाके सेंटर पे ही मिलेगी। आप करके देखना, कोई भी लाइन आप उसकी सरफेस से अगर 90 डिग्री के एंगल पे बनाओगे तो वो लाइन जाके उसकी सेंटर पे ही मिलेगी। सी, रेडियस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरकमफ्रेंस। आप किसी भी पॉइंट पे ले लो, सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले लो और रेडियस ड्रॉ करो, तो वो जो रेडियस होगी वो उस पॉइंट से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लाइक सी, ये सपोज सरकमफ्रेंस में से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया हमने, तो आपने जो रेडियस बनाई है वो उस सरकमफ्रेंस से, रेडियस जो है इस सरकमफ्रेंस में जो आपने छोटा सा पार्ट लिया है उसके साथ वो कितनी एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। रिमेंबर दैट थिंग। तो आप जब भी कोई भी लाइन बनाओगे जो सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल पे होगा, वो लाइन कहाँ पर जाके मीट करेगा, कहाँ पर जाके मीट करेगा, सेंटर पे जाके मीट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, इस पॉइंट से भी अगर आप कोई लाइन बनाओगे, इस पॉइंट से भी अगर आपने कोई लाइन बनाई, जैसे कि यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन, ये नॉर्मल फोर्स को नेमिंग दे दिया N1, इस फोर्स को नेमिंग दे दिया N2, ये भी कहाँ पर आके मीट करेगा, सेंटर पे ही आके मीट करेगा। रिमेंबर, एंड दिस इज 90 डिग्री। इस चीज़ को हम एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है थोड़ी देर में, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाली, सी है, दिस इज़ 90, सो ये वाली जो एंगल हो जाएगी ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगी, और ये वाली जो एंगल हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। क्लियर। और सेंटर पे यहाँ पर इसके ऊपर एक वेट लग रहा है इसका खुद का, दैट इज़ W। इसका खुद का वेट कितना लग रहा है, W लग रहा है। तो क्लास इसकी FBD हम यहाँ पर बनाने वाले, फिर से मैं बताऊँगा आपके लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर FBD में से थोड़ा चेंजेस करेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस डायग्राम। हम सारी फोर्सेस बताएंगे सेंटर से, हम सारी फोर्सेस कहाँ से बताएंगे, सेंटर से बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो N2, इस N2 को आप शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ जाओगे, तो जब N2 को शिफ्ट करके आप यहाँ पर लेके आ गए तो ये आपका N2 हो गया, दिस इज योर N2। ये N1 को आप यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ जाओगे और सेंटर से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो ये आपका N1 हो गया। सॉरी, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, लाइक दिस, या दिस इज N1। और ये आपका वेट W, वेट W इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। तो ये इसकी FBD हो गई, ये इसकी क्या हो गई, FBD। नाउ क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए, इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, एंड लेट्स से दिस लाइन इज माय एक्स एक्सिस एंड इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन इज वाई एक्सिस। तो इसको फिर से आप लेमिस थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हो या दूसरे वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड बताया प्रीवियस सम में। तो जब आप देखोगे ये जो N1 है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, है ना। सो यहाँ पर आई विल से दैट दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सी, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ N1 कितनी एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई लाइन यहाँ पर खींचता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे खींचा और इस N1 को मैंने आगे शिफ्ट किया लाइक दिस, दिस इज माय N1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि अभी N2 है, देखो N2 को भी मैंने आगे की तरफ शिफ्ट किया, तो यहाँ पर जो N2 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 बना रहा था, तो ये भी तो 30 होगा ना, है ना। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो N2 है यहाँ पर भी आपका कितना एंगल है, 30 डिग्री की एंगल है। क्लियर। और ये वेट आपका W है। तो हम इस चीज़ को लेमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन W। जब मैंने फोर्स W लिया है तो आप कौन सी एंगल लोगे, ये वाली एंगल लोगे, है ना, जो N1 और N2 के बीच में है। अब ये वाली एंगल आपको नहीं पता, लेट्स से X से, तो आप क्या करोगे, 30 + x + 30, 30 + x + 30 इज इक्वल्स टू 180, है ना। तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री बन रहा है। सो x इज इक्वल्स टू 180 - 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया 120, तो मैं लिखूंगा sin 120 विच इज इक्वल्स टू N1। अगर आपने ले लिया तो N1 आपने ले लिया तो यहाँ पर N1 के नीचे जो साइन करके जो भी एंगल होगा वो N2 और W के बीच का एंगल होगा। N2 और W के बीच में हमें पता है ये 30 है,
ये 90 होगा तो 30 + 90 कम्स आउट टू बी अगेन 120, है ना, क्लियर। इफ दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री, देन ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑल्सो 120 डिग्री, क्योंकि सर्कल बनाने के लिए 360 डिग्री का एंगल लगता है। तो ये 120 हमें मिल गया एक्स का वैल्यू। फिर बाद में हमने ये वाली एंगल कैलकुलेट की, वो भी 120 आ रही है, तो ऑब्वियसली ये वाली एंगल भी तो 120 होगी ना। सो n2 अपॉन, जब आपने n2 ले लिया तो इस डिनोमिनेटर में साइन करके जो भी एंगल होगा वो कितना होगा, 120 होगा, करेक्ट। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे, सो w इज इक्वल्स टू w अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन साइन 120। तो जब कैंसिल तो n1 का वैल्यू कितना आ गया, w आ गया, n1 का वैल्यू कितना आ गया, w आ गया। तो जब यहाँ पर इसकी बात करोगे n2 की, सो w अपॉन साइन 120 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन साइन 120। तो साइन 120 एंड साइन 120 अगेन गेट कैंसल आउट, करेक्ट। तो यहाँ पर n2 का वैल्यू भी किसके इक्वल आ रहा है, w के इक्वल ही आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आई होप यू गॉट इट, सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। Let's solve the next question. Question is a 50 kg homogeneous smooth sphere rests on the 30 degree incline A and bears against the smooth vertical wall B. Calculate the contact forces at A and B. Okay, so this is A and this is B. ठीक है, you need to find out the contact forces between A और जो बॉल के बीच में लग रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है, और B और बॉल के बीच में जो लग रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। इन्होंने दिया है मास कितना है, 50 kg ऑफ द बॉल। मास कितना है बॉल का, 50 kg। जी का वैल्यू हम 10 लेके सॉल्व करेंगे। सो नाउ क्लास विल मेक अ FBD फॉर दिस बॉल। इस बॉल की हम FBD बनाएंगे सबसे पहले। तो FBD बनाने के लिए एक सर्कल ले लिया हमने, ये मतलब बॉल ही ले लिया, यू कैन से दिस इज अ बॉल नॉट अ सर्कल, स्फीयर, ओके, स्फीयर। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे FBD की, सो हमें पता है ये जो वॉल है ये उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स बनाएगी लाइक दिस वे। ये नॉर्मल फोर्स हो गया आपका, लेट्स से दिस इज N1, जो ऑब्वियसली इसकी सेंटर से जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री के एंगल बनाओगे, कोई भी लाइन बनाओगे जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, वो लाइन सेंटर से होके गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसी नॉर्मल को आपने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सो इफ दिस इज 90, दिस इज 30, देन ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, है ना। ये सरफेस के साथ देखो ये 90 बन रहा है नॉर्मल, तो ये 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, परफेक्ट। और यहाँ पर ये जो बॉल बी है, लेट्स से इसका सेंटर थोड़ा नीचे बना देते हैं लाइक दिस, क्योंकि बॉल बी का कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। तो बॉल बी के साथ जब यहाँ पर सी दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट्स से N2, ये जो पार्ट है सर्कमफ्रेंस से 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो ये जो है देखो फिर से सेंटर से पास हुआ, है ना। तो ये जो ये आपका N2 है, ये आपका N1 है, और इस बॉल का जो वेट होगा दैट वेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg। तो ये इसका FBD है। इसी FBD को लेट्स से सबसे पहले तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। हम क्या करेंगे, इसी FBD को ट्राई करेंगे सेंटर से ड्रॉ करने की, सारी फोर्सेस को बताने की कोशिश करेंगे सेंटर से। जैसे कि ये सेंटर है, तो सबसे पहले लोकेट कर दो सेंटर। सो दिस इज द सेंटर, राइट, है ना। और ये जो N1 फोर्सेस है इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो। तो यहाँ से उठा के मैंने जब यहाँ पर रख दिया, सो दिस इज माई N1 फोर्स। N2 फोर्सेस को आप आगे लेके आ जाओ, तो ये हो गई हमारी N2 फोर्स लाइक दिस। और जो वेट है वो तो ऑब्वियसली सेंटर से ही एक्ट हो रही है, दिखा दिया है मैंने वहाँ पर पहले ही, तो ये mg। तो इस तरीके से मैंने सारा इसके ऊपर फोर्सेस इंडिकेट करवा दिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता है, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा लाइक दिस, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया लाइक दिस। N1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी, N1 हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सो आई विल राइट डाउन 60 डिग्री ओवर हियर, है ना। इसको देखो एक्सटेंड करोगे, आपने जब N1 यहाँ पर ड्रॉ किया तो N1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो 60 डिग्री होगा। सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, ओके। सो हमारा FBD बन के तैयार है। अभी तो बस हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप एंगल बना दो। यहाँ पर एंगल कितना है, लेट्स से दिस इज 90 डिग्री का एंगल, ये 60 है, ये 90 है, 60 + 90 कितना हो गया, 150 डिग्री। सो दिस इज 150 डिग्री। इफ दिस इज 150 डिग्री, 150 + 90 कितना हो गया, 240। एक सर्कल को बनाने के लिए 360 डिग्री लगता है, तो 240 और सर्कल का 360 डिग्री, 360 - 240 करोगे तो आपको 120 मिलेगा। तो ये वाली एंगल आपकी 120 डिग्री हो गई,
तो इसको आप लैमिस थ्योरम से सॉल्व कर लो या फिर जनरल मेथड से सॉल्व करो। चलो लास्ट सम क्योंकि मैंने लैमिस थ्योरम से किया था तो इस बार मैं इस सम को जनरल मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, क्या पता कभी कौन सा मेथड काम आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए n1 को मैं रिजॉल्व करूंगा इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, वन विल बी इन x डायरेक्शन, दिस कॉम्पोनेंट आई विल से दिस इज n1 cos 60 and the another component in the vertical direction this one, and this one will be I will say n1 sin 60, correct. So now we will say that summation of all the forces in x direction कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले summation of all the forces in x direction की बात करते हैं, that is n1 cos 60 minus n2, so n1 cos 60 minus n2 which is equals to 0, so therefore I will write down cos 60 का value 1/2 minus this n2 is equals to 0, so therefore n2 का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, n1/2, so I will say that this is my equation number 1। अब बात करते हैं summation of all the vertical forces in y direction which is equals to 0, right? So what is the summation of forces in y direction? This is n1 sin 60 minus mg which is equals to 0, so therefore n1 sin 60 is equals to mg, what is mass, 50 kg, g का वैल्यू 10, n1 sin 60 का वैल्यू √3/2, 2 को वहाँ पर लेके जाओगे 15 into 10 becomes 500, 2 को वहाँ पर लेके जाओगे 500 into 2 becomes 1000, so n1 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 1000/√3 न्यूटन। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ n1, ये n1 का वैल्यू आ गया हम लोग को। जैसे n1 का वैल्यू आ गया आप n2 की इस इक्वेशन में पुट करोगे आपको n2 भी आ जाएगा, सो n2 इज इक्वल्स टू n1/2 है, तो n1 का वैल्यू है 1000/√3 और ये वाला 2, सो 1 जा और ये कितना हो गया 500, तो ये हो गया हमारा 500/√3 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ n2, ओके। सो प्लीज कॉपी डाउन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। So let's move to the next question. Next question is very interesting. A block of mass 30 kg is suspended by the 3 strings as shown in the figure. Find the tension in its string. Okay, we need to find out the tension in its string. मतलब हमें टेंशन स्ट्रिंग ए में फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग बी में फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग सी में भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस ब्लॉक की एफबीडी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द एफबीडी। So this is a block having a weight of 300 Newton in the downward direction, okay, and इसके ऊपर जो टेंशन लग रही है in the upward direction TC, यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये हो गया हमारा वेट 300 न्यूटन, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये स्ट्रिंग ने इसको होल्ड करके रखा है जिसकी वजह से इसके ऊपर टेंशन लग रही है TC in the upward direction, okay, and the condition is equilibrium condition, सब कुछ equilibrium condition में है। तो यहाँ पर इफ़ सपोज दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ माई वाई एक्सिस, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। व्हाट इज अपवर्ड फोर्स टी सी, डाउनवर्ड फोर्स 300 इज इक्वल्स टू 0, सो टी सी इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। मिल गया पहला आंसर, है ना। अपवर्ड फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्लास कभी भी याद रखो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स। शॉर्टकट मेथड, आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा डायग्राम देख के पहचान लो कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, टी सी इज इक्वल्स टू 300, कहानी खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी बात करेंगे इस पॉइंट की, इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं, नाम सबको मिलना चाहिए, सबका हक है, ओके। सो ये जो पॉइंट है ये ओ है, इस ओ की भी एफबीडी बना देंगे हम, जैसे कि दिस इज पॉइंट ओ, ओके। तो यहाँ पर आई विल राइट डाउन दिस इज टेंशन टी बी, I will write down this is tension TA and this is tension TC. Tension always away. टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो इट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैं बात करूँगा दैट दिस इज TC, दिस वन TB और ये क्या हो गया हमारा TA, है ना। नाउ क्लास इफ दिस इज 37 डिग्री, तो यहाँ पर भी अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ये 37 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 37 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें पता है जो B वाला टेंशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिजॉल्व दिस TB इनटू टू कंपोनेंट, वन विल बी हॉरिजॉन्टल, अनदर विल बी वर्टिकल, सो दिस पार्ट बिकम TB cos 37 एंड दिस पार्ट बिकम TB sin 37। सो वी नो दैट summation of all the forces in y direction will be 0 as well as summation of all the forces in x direction is also 0। तो summation of all the forces in y direction की पहले बात कर लेंगे।
summation of all the forces in y direction will be TB sin 37 minus TC, which is equals to 0. So therefore TB sin 37 is equals to TC, है ना. So TB, what is the value of sin 37 class? The value of sin 37 is 3/5, है ना. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3/5. The value of TC हमने निकाला है 300. So 3 and this get cancel 100. 5 को यहाँ पर लेके जाओगे तो TB कितना हो जाएगा आपका 500 न्यूटन. 500 न्यूटन की फोर्स लगने वाली है इस स्ट्रिंग पे. ठीक है. अब बात करते हैं समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन. समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे. सो TB cos 37 minus TA, which is equals to 0. So therefore TA is equals to TB cos 37. The value of TB is 500. Cos 37 value 4/5. 1s are 100s are, so 100 into 4 comes out to be 400 Newton. So that is the value of tension in the string A. तो इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Let's start the next problem. So let me read the question. So question is, two particles of masses 10 kg and 35 kg are connected with 4 strings at point B and D. Point B और D पे दो particles connected है, एक 10 kg का, एक 35 kg का है. तो 10 kg की वेट 10 kg की मास की वजह से वेट कितना लग गया 100 न्यूटन का. 35 kg की मास की वजह से वेट कितना लग गया 350 न्यूटन का. डिटरमाइन द टेंशन इन द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग. अच्छा, अभी जितनी भी आपको स्ट्रिंग दिख रही है सब में आपको टेंशन पता करना है. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब. यू थिंक बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट जॉब, राइट. इट्स वेरी सिंपल. कैसे सॉल्व करेंगे सीयर. सबसे पहले बी की बात करेंगे तो बी पे दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग. यू कैन से यहाँ पर ये इसकी टेंशन T1 ले लेते हैं, इस पार्ट की टेंशन T2 ले लेते हैं और इस पार्ट का टेंशन ले लेते हैं T3. डी की बात करोगे तो ये आपका T3 हो जाएगा और ये आपका T4 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, आपको ये एंगल 45 डिग्री दी गई है. लेट मी कन्फर्म. ठीक है, मैंने एक्चुअली बनाया नहीं बट आई रिमेंबर कि ये 45 डिग्री है. या 45 डिग्री. दिस एंगल इज 45 डिग्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. सबसे पहले हम उस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट की एफबीडी बनाएंगे जिस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू ऑफ फोर्सेस अननोन होगी. जैसे कि अगर बी पे आप बात करोगे तो T1, T2 एंड T3 3 फोर्सेज आर अननोन. अगर आप डी की बात करोगे तो T3 एंड T4 ओनली 2 फोर्सेज आर अननोन. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे. हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करो जहाँ पर सबसे कम फोर्सेस अननोन होगी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी से स्टार्ट करूँगा. तो जैसे कि अगर मैं पॉइंट डी की बात करूँ तो दिस इज पॉइंट डी. यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन हुज वेट इज 350 न्यूटन और बाकी एक फोर्स लग रहा है T3 इन दिस डायरेक्शन. दिस इज T3 एंड दिस वन इज T4. सो दिस इज योर T4. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो. सपोज दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माई वाई एक्सिस. दिस इज योर वाई एक्सिस. ठीक है, तो आप जब देखोगे T3 जो है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. हमने पॉइंट डी को ओरिजिन लेके यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाया है और यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया है. इफ़ यू विल सी यहाँ पर डायग्राम में, इफ दिस इज 37 देन ऑब्वियसली ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल टेस्ट दिस इज 37. मतलब T3 वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है 37 डिग्री का एंगल बना रहा है. T4 को जब आप देखोगे दिस इज 45 डिग्री देन ड्यू टू द अल्टरनेट एंगल टेस्ट दिस इज 45 डिग्री. सो हमें पता चल गया T4 भी वर्टिकल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ रिजॉल्व करना है. वी विल रिजॉल्व दिस वेक्टर्स, दिस फोर्सेस. सो T4 को रिजॉल्व कर दिया इनटू 2 कंपोनेंट. वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट एंड अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो गया T4 cos 45 और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो गया T4 sin 45. T3 को भी रिजॉल्व करेंगे. दिस वन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज T3 sin 37 एंड अनदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट. दिस वन दिस इज T3 cos 37. ठीक है, लाइक दिस. तो हमने रिजॉल्व कर दिया. अभी बस इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा. कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो लेट्स सी. इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन शुड बी 0. तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो T4 sin 45 इज इक्वल्स टू T3 sin 37 हो जाएगा ना. देखो कैसे, T4 sin 45 माइनस T3 sin 37 विच इज इक्वल्स टू 0. So therefore I will write down T4 sin 45 is equals to T3 sin 37.
What is the value of sin 45? It is 1 by root 2. And what is the value of sin 37? It is 3 by 5. So T4 का वैल्यू कितना हो गया? It is T3 इंटू 3 रूट 2 अपॉन 5. दैट इज द वैल्यू ऑफ T4. ये वैल्यू आप साइड में रखो क्योंकि आपको काम आने वाली है. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो शुड बी जीरो, है ना, ये भी जीरो होना चाहिए. तो अपवर्ड फोर्सेज जब आप देखोगे सो T3 cos 37, सॉरी नॉट 45, T3 cos 37 प्लस T4 cos 45 minus 350 which is equals to 0. Correct? 350 Newton is in the downward direction. So T3, what is the value of cos 37? It is 4 by 5 plus T4. What is the value of T4? T3 3 root 2 by 5. तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम. So it is T3 into 3 root 2 by 5, है ना. और cos 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 by root 2. This is the value of T4. हाँ, this is the value of T4 and cos 45 1 by root 2. कंफ्यूज नहीं होना है. Minus 350 is equals to 0. Root 2 get cancel. तो आप देखोगे 4 by 5 T3 plus 3 by 5 T3 becomes what? 7 by 5 T3 which is equals to 350. 7 ones are 7, 50 is 350. So 5 को जब आप यहाँ पर लेके जाओगे तो T3 का वैल्यू आपको आ गया 50 into 5. 50 into 5 comes out to be 250 Newton. See, you got the value of T3. T3 का जैसे ही वैल्यू आ गया इसमें पुट कर दो, T4 आ जाएगा. So T4 is equals to 250 into 3 root 2 upon 5. 5 ones are 50s are 50 into 3 comes out to be 150 root 2 Newton. So that is the value of T4. चलो T4 का वैल्यू भी आ गया. बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है. अब बात करेंगे पॉइंट बी की. अब पॉइंट बी की एफबीडी बनाएंगे हम लोग. सी हियर. सो यहाँ पर साइड में यहाँ पर बना देता हूँ मैं कहीं पे. या सो वन फोर्स इज दिस वन T1. Another force is T2 making an angle of 30 degree, like this, and another force is T3. So this is T3 making an angle of 37 degree, like this. Okay, so यहाँ पर इसको लिख देते हैं अच्छे से T3. Yeah. So now we will resolve these forces into its components. Okay. सो सबसे पहले T2 को रिजॉल्व करेंगे. सो T2 गेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. सो दिस कंपोनेंट बिकम T2 cos 30 एंड दिस कंपोनेंट बिकम T2 sin 30. T1 है, T3 को भी रिजॉल्व करेंगे. वन विल बी वर्टिकल कंपोनेंट, अनदर विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो दिस वन T3 cos 37 एंड दिस वन विल बी T3 sin 37, है ना. फाइन. तो अभी हम लोग यहाँ पर भी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन लगा देंगे विच इज इक्वल टू 0. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन. सबसे पहले वाई डायरेक्शन का कर लेते हैं. समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. सो वाई डायरेक्शन में T2 cos 30 इन द अपर डायरेक्शन माइनस T3 cos 37. ओ 100 न्यूटन का फोर्स भी था, तो 100 न्यूटन का फोर्स भी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज 100 न्यूटन फोर्स, ये मैं लिखना भूल गया. सो 100 न्यूटन. सो T3 cos 37 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 0. या सो T2 cos 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2, है ना. T3 cos 37 का वैल्यू 4/5 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर T2 √3/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3? T3 का वैल्यू कितना आ रहा है हमें? 250. तो T3 की वैल्यू पुट करेंगे 250 इंटू 4/5 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. 5 ones are 50s are 50 इंटू 4 200 माइनस 200 माइनस 100 बिकम्स माइनस 300. राइट हैंड साइड भेजोगे तो 300 हो जाएगा. सो T2 √3/2 इज इक्वल्स टू 300. ओके, सो देयरफॉर T2 इज इक्वल्स टू 600 अपॉन √3 न्यूटन. 600 अपॉन √3 न्यूटन. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ T2. चलो T2 आ गया. अभी समेशन ऑफ फोर्सेस इन कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे? इन एक्स डायरेक्शन लगाते हैं. ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं. समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी 0, है ना. ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन शुड बी 0. तो यहाँ पर जब आप बात करोगे सो T2 sin 30 प्लस T3 sin 37 माइनस T1 शुड बी इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो T2 का वैल्यू कितना है? 600/√3.
सो ये हो गया 600/√3। साइन 30 का वैल्यू 1/2, T3 का वैल्यू हमें पता है 250, साइन 37 का वैल्यू 3/5 इज इक्वल्स टू T1। T1 को राइट हैंड साइड भेज दिया। 5 1 ज़ा 50 ज़ा 50 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 150, सो प्लस 150, ठीक है। और यहाँ पर आप जब देखोगे 2 एंड दिस गेट कैंसिल, सो इट बिकम्स 300/√3, है ना। तो ये हो गया 300/√3 विच इज़ इक्वल्स टू T1, 300/√3 विच इज़ इक्वल्स टू T1। ओके, तो ये जो T1 की वैल्यू मैं ऊपर कहीं पे लिख देता हूँ। सो T1 इज इक्वल्स टू 300/√3, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 इंटू √3 प्लस दिस वैल्यू इज 150, सो 150 √3 becomes 3 and these get cancelled, so it becomes 100। so हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 100√3 plus 150 Newton, so that is the value of T1। so in this way we have to solve this question, so please copy down this one। so let's move to the next question। फिर से क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 blocks A, B and C each of mass m is equals to 10 kg are placed on a smooth horizontal table. There is no friction between the contact surfaces of the block as well. Horizontal force F is equals to 40 Newton is applied on each of A and B as shown. Find the magnitude of the normal reactions between blocks A, B and BC. Normal reactions applied by the ground on the block A, B and C. Okay. तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं दैट मास इज़ 10 kg और जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। अभी क्लास ये पूरा ब्लॉक का एक सेट है, आपने 40 न्यूटन की फोर्स यहाँ से दी और 40 न्यूटन की यहाँ से दी, तो ये क्या हो जाएगा, बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि लेफ्ट साइड फोर्स राइट साइड फोर्स को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो बॉडी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी। तो ऑब्वियसली हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, तो एक एक करके सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए और बी के जो कांटेक्ट है वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स कितना बन गया, बी और सी के बीच में जो कांटेक्ट है वहाँ पर कांटेक्ट फोर्स कितना बचा, ए और ग्राउंड, ग्राउंड मतलब ये जो टेबल है इसका जो फ्लोर है, ए और टेबल के फ्लोर के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, बी और सी के टेबल के बीच में, बी सॉरी नॉट बी एंड सी, बी और टेबल के फ्लोर के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा, सी और टेबल के फ्लोर के बीच में कांटेक्ट कितना होगा, ये पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम एक एक का एफबीडी बनाएंगे और एक एक की फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ब्लॉक ए की बात करेंगे। तो ब्लॉक ए का आप जब यहाँ से देखोगे, व्हेन यू लुक फ्रॉम हियर, साइड से आप देख रहे हो, जब आप साइड से देख रहे हो ब्लॉक ए को, तो आपको ब्लॉक ए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। दिस इज ब्लॉक ए, ये आपका ब्लॉक ए होगा, ठीक है, जिसका वेट जो होगा, एफबीडी बना देते हैं, वेट जो होगा 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज N1, नॉर्मल रिएक्शन सपोर्टेड बाय द फ्लोर, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर टू द ब्लॉक ए, है ना। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नाउ नॉर्मल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय ब्लॉक बी ऑन ए, दैट नॉर्मल रिएक्शन आई विल राइट डाउन इन दिस डायरेक्शन। नॉर्मल रिएक्शंस एज आई टोल्ड यू ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जिसको मैं बोलूँगा NAB, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। नाउ क्लास लिसन इट केयरफुली। यहाँ पर इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया। ये हमारा एंगल 53 डिग्री दिया है, ये हमें एंगल कितना दिया है, 53 डिग्री। तो ये वाली जो एंगल है ये कितनी हो जाएगी, जब आप सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल करोगे तो आपको ये एंगल 37 डिग्री देखने को मिलेगा। आप करके देखिए, 53 + 90 + दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180, तो आपको ऑटोमेटिक ये एंगल 37 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस फोर्स को, ये वाली जो फोर्स है ना, मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसका अलग से डायग्राम बना देता हूँ। इस पॉइंट पे, सेंटर पे, सारी फोर्सेस हम सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो फोर्स है, जैसे कि वी नो दैट दिस इज 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये N1 है इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, और ये जो फोर्स है NAB, मैं उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा लाइक दिस। तो NAB यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगी, दिस इज योर NAB, करेक्ट, ऐसे कुछ आ गया। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू, वी विल ट्रीट दिस लाइन एज माई एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन एज माई वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, तो ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ओके। तो यहाँ पर जब आप देखोगे, ये आपका 37 डिग्री आपको पता चल गया। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ लाइक दिस, मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बॉटम पार्ट ऑफ दिस स्लैब।
तो यू कैन सी इफ दिस इज 37 तो ये भी कितना होगा 37 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये 37 हो गया, इससे समझ में आ रहा है एन ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है 37। तो एन ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा 37 डिग्री का एंगल बनाएगा, करेक्ट। रिजॉल्व करो। सो अभी यहाँ पर हम रिजॉल्व करेंगे सारी फोर्सेस को, सारी फोर्सेस मतलब एन ए बी को ही रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। तो दिस इज आई विल राइट डाउन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड दिस वन इज द वर्टिकल फोर्सेस। तो ये हो गया एन ए बी कॉस 37 और ये हो गया एन ए बी साइन 37। तो इस तरीके से हमने रिजॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, करेक्ट, ओके। और यहाँ पर अच्छा इस ब्लॉक पे फोर्स एफ भी लग रहा है, फोर्स एफ इज इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज फोर्स एफ। तो इस फोर्स को मैं शिफ्ट करूँगा, सेंटर पे लेके आएंगे, तो ये फोर्स के जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज एफ। एफ का वैल्यू 40 न्यूटन हमें दिया गया। तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन विच इज इक्वल टू 0। सो एक्स डायरेक्शन के फोर्सेज को एड अप करो, सो देयरफॉर एफ ऑन द राइट साइड एंड द फोर्स इन एक्टिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन इज एन ए बी कॉस 37। सो माइनस एन ए बी कॉस 37, इनका आंसर आएगा 0। तो देयरफॉर एफ का वैल्यू तो हमारे पास है 40 माइनस एन ए बी कॉस 37 का वैल्यू हमें पता है 4/5 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 40 माइनस एन ए बी इंटू 4/5 को राइट हैंड साइड लेके चले जाओ। सो 4/5 1 जा 10 जा, तो देयरफॉर एन ए कितना आ गया हम लोग को, एन ए बी कितना आ गया हम लोग को 5 10 जा 50 न्यूटन। सो वी गॉट द फर्स्ट आंसर, एन ए बी हमें आ रहा है 50 न्यूटन, एन ए बी हमें आ रहा है 50 न्यूटन। अब बात करेंगे द समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन की जब आप बात करोगे, अपवर्ड फोर्स इज n1 एंड द डाउनवर्ड फोर्स इज एन ए बी साइन 37 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर n1 माइनस एन ए बी का वैल्यू कितना है 50, साइन 37 वी नो दैट 3/5, करेक्ट, प्लस 100 which is equal to 0. 5 1 जा 5 10 जा 3 into 10 comes out to be 30. 100 plus 30 130, 130 को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम्स 130 न्यूटन। चलो n1 भी आ गया आपका, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो n1 है लाइक दिस नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इसको, n1 का वैल्यू कितना है 130 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पर एन ए बी कितना है लिख देते हैं, यहाँ पर एन ए बी कितना है आपका, एन ए बी इज़ नथिंग बट 50 न्यूटन, एन ए बी 50 न्यूटन, ठीक है। आपको काम आ सकता है इसके लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अभी ब्लॉक बी की बात करेंगे। ब्लॉक बी के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितनी बन रही है, लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉक बी नाउ। तो जब ब्लॉक बी को आप यहीं से देखोगे फ्रॉम दिस साइड, यू विल सी द ब्लॉक बी लुक लाइक दिस। आपको ब्लॉक भी कुछ इस तरीके से नजर आएगा, या लाइक दिस। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज एंगल 53 डिग्री, और जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी एंगल आपका 53 डिग्री ही है, लाइक दिस। तो इसकी जब एफबीडी बनाएगी तो सबसे पहले इसका खुद का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द वेट इज नथिंग बट मास 10 kg, तो वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। ग्राउंड इसको सपोर्टिंग फोर्स देगा, नॉर्मल फोर्स दैट इज n2 इन द अपर डायरेक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स n2, करेक्ट। अभी बी वाली ब्लॉक को ए से भी कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा और सी से भी कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा, करेक्ट। ए से भी कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा और सी से भी कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा। तो जैसे कि अभी हम बात करेंगे यहाँ पर ए से जो कॉन्टैक्ट फोर्स उसको मिल रहा है, दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर द सरफेस, वी नो दैट, है ना। तो ये हो गया हमारा एन ए बी, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स ये हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट एन बी सी, द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, एंड दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑब्वियसली 37 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर भी 53, दिस इज 90, देन दिस एंगल इज ऑब्वियसली 37 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल लगा दो इस ट्राइंगल में, ओके, तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ज्योमेट्री आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारी फोर्सेस को सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट करवाएंगे, दैट इज दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो NBC है इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे। तो NBC को मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आ गया, सी दिस इज NBC। NAB को शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे, तो NAB ये वाली हो गई, दिस इज योर NAB। N2 ऊपर की तरफ है,
और 100 न्यूटन नीचे की तरफ है, लाइक दिस। सो यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं एज यूजुअल पहले की तरह। सो दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन इज़ माई वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी जो है ये वाई एक्सिस होगी, फाइन। तो जब आप देखोगे एन ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दूंगा एन ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। एन बी सी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो एन बी सी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितनी एंगल बना रहा है, 37। देखो क्लास, इसको आप जब आप नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। इफ़ दिस इज़ 37 देन ऑब्वियसली दिस इज़ 37, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट है ना। तो ये 37 हो गया, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। एन बी सी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, फाइन। तो हमने सारी चीज़ें रिजॉल्व कर दी है, हमने सारी चीज़ें प्लॉट कर दी, अभी रिजॉल्व करना बाकी है, ठीक है। तो लेट्स रिजॉल्व दिस। तो यहाँ पर एन ए बी को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया एन ए बी कॉस 37 एंड ये वाला हो गया एन ए बी साइन 37। उस तरीके से एन बी सी को भी रिजॉल्व करेंगे, एन बी सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो गया एन बी सी कॉस 37 और ये हो गया एन बी सी साइन 37। सॉल्व करो इसको, आराम से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। लेट मी रब दिस पार्ट। या सबसे पहले बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, वी नो दैट। अच्छा एक्स डायरेक्शन ले लेते, आंसर जल्दी आ जाएगा। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये कौन सी फोर्सेस है, एन ए बी कॉस 37। सो एन ए बी कॉस 37 माइनस लेफ्ट साइड में कौन सी फोर्स है, एन बी सी साइन, एन बी सी कॉस 37। तो माइनस एन बी सी कॉस 37 विच इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट, ओके फाइन। सो देयरफॉर एन ए बी का वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिया, 50 कॉस 37 होता है 4/5 माइनस एन बी कॉस 37 होता है 4/5 विच इज इक्वल टू 0। सो 5 1 जा 5 10 जा, तो ये हो गया 4 10 जा 40 विच इज इक्वल्स टू एन बी इंटू 4/5, 4 1 जा 10 जा 5 10 जा 50। सो एन बी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, एन बी कम्स आउट टू बी 50 न्यूटन। एन बी का वैल्यू हमें 50 न्यूटन आ गया। एन बी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन बी सी, अच्छा नॉट एन बी, दिस इज एन बी सी, दिस इज एन बी सी, दिस इज एन बी सी, ओके। सो एन बी सी का वैल्यू आ गया हमें 50 न्यूटन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट N2, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। समेशन ऑफ इन फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स आप देखोगे तो अपवर्ड फोर्स क्या देखने मिल रहा है, N2, ठीक है, N2 प्लस एन ए बी साइन 37, तो एन ए बी साइन 37। डाउनवर्ड फोर्स क्या देखने को मिल रहा है, 100 एंड एन बी सी साइन 37, तो माइनस 100 प्लस एन बी सी साइन 37 विच इज इक्वल्स टू 0। सो N2 एन ए बी का वैल्यू कितना है, एन ए बी का वैल्यू 50, साइन 37 वी नो दैट 3/5 माइनस 100 एन बी सी का वैल्यू कितना है, एन बी सी 50 एंड साइन 37 वी नो दैट इट इज 3/5 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 5 1 जा 5 10 जा 10 3 जा 30 माइनस 100, 5 1 जा 5 10 जा है ना, 10 3 जा 30 अगेन विच इज इक्वल टू 0। तो ये N2 30 एंड माइनस 30 गेट कैंसिल, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, 100 न्यूटन। देखो N2 भी आ गया हमें, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट ब्लॉक के लिए जाते हैं फॉर ब्लॉक सी। एन बी सी 50 न्यूटन है, हम साइड में कहीं पे लिख देते हैं क्योंकि ये डेटा हमें लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट एन बी सी भूलना नहीं है 50 न्यूटन है, ठीक है, एन बी सी इज़ 50 न्यूटन। तो यहाँ पर अभी इसको रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, ओके। सो लेट्स मूव टू द लास्ट ब्लॉक, आंसर के नज़दीक हम लोग। सो दिस इज़ ब्लॉक नंबर सी। यहाँ पर दिस ब्लॉक इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री with horizontal line, okay, and the force F is acting in this side, weight mg, that is 10 into 10 comes out to be 100 Newton and the normal reaction N3। और यहाँ पर B वाली ब्लॉक से इसको एक कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा
and that contact force is in this direction making an angle of 90 degree, and I will write down this contact force is NBC. ये contact force कितनी हो गई? NBC. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है ये 90 हो गया तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट. सारी फोर्सेस को सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट O से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट O है. सबसे पहले दिस फोर्स N3 इन द अपर डायरेक्शन, 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, F in the left direction, and NBC is in this direction. NBC देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री. तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 37 डिग्री रिप्रेजेंट करवा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे रिजॉल्व करने की. तो लेट्स रिजॉल्व दिस पार्ट. NBC को रिजॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम NBC cos 37 and this part become NBC sin 37. ठीक है. Now what we will do, summation of all the forces in x direction should be 0. तो x डायरेक्शन की बात करेंगे सो NBC cos 37, करेक्ट, NBC cos 37 माइनस F इज इक्वल्स टू 0. अच्छा, तो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि NBC हमारा ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज़ 50 न्यूटन. तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन x डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. समेशन ऑफ फोर्सेज इन y डायरेक्शन लगाएंगे, दैट इज़ 0 टू फाइंड आउट N3. सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन N3 प्लस NBC sin 37 minus 100 which is equals to 0. So therefore N3, what is the value of NBC? It is 50. So 50 sin 37, 3 by 5 minus 100 is equals to 0. 5 1s are 5 10s are 10 3s are 30. 30 minus 100 minus 70. Minus 70 को right hand side भेज दोगे तो N3 comes out to be 70 Newton. So in this way you need to solve this problem. Let's move to the last question for the day. So I hope आपको काफ़ी मज़ा आया होगा ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए. लेट मी ओपन द क्वेश्चन. या सो अ मैन ऑफ मास M is hanging cabin of mass capital M is able to keep himself and cabin at equilibrium condition. मतलब उसने कैबिन को और ख़ुद को कौन सी कंडीशन में रखा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा. कैसे? इसने इस रोप को पकड़ के रखा है जिसकी वजह से ये रोप किससे कनेक्टेड है? कैबिन से कनेक्टेड है. ओके, तो ये जो कैबिन है रोप को उसने पकड़ के रखा, रोप को मूव नहीं होने दे रहा, जिसकी वजह से ये कैबिन मूव नहीं करेगा. तो मतलब कैबिन और ये पर्सन दोनों कौन सी कंडीशन में आ गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई. सो सबसे पहला सब क्वेश्चन है, ड्रॉ द फोर्सेज एक्टिंग ऑन मैन एंड द कैबिन. सबसे पहले आप फोर्सेज दिखा दो कि मैन और कैबिन पे कितनी फोर्सेज एक्ट हो रही है. दोनों का मतलब FBD बनाने बोला अलग अलग. सेकेंड इन्होंने बोला है कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द रोप एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एक्टिंग ऑन द मैन. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस मैन ने इस रोप के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करवाया है, एज वेल एज ये जो कैबिन है ये इस मैन के ऊपर कितना फोर्स, कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, यू कैन से. तो सबसे पहले FBD बना देते हैं. मैं सबसे पहले इस पर्सन की FBD बना देता हूँ. तो ये जो पर्सन है, सपोज दिस इज अ पर्सन, इसके हाथ में वो स्ट्रिंग है. दैट स्ट्रिंग, सपोज उसने उस स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाया है? T फोर्स लगाया है ना. ये पर्सन क्या कर रहा है? इस स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है विद अ फोर्स F. ये पर्सन स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है विद अ फोर्स F. तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी. लेट्स से वो टेंशन कितनी डेवलप हो गई? T. और यही टेंशन किसके इक्वल होगी? फोर्स के इक्वल होगी. जितना वो फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करेगा उतनी ही टेंशन डेवलप हो जाएगी स्ट्रिंग में. ठीक है, तो ये F फोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये F फोर्स ये पर्सन अप्लाई कर रहा था. ये F फोर्स ये पर्सन अप्लाई कर रहा था. और FBD में हम कौन सी फोर्सेस बता रहे हैं? जो बॉडी पे लगती है, जो फोर्सेस बॉडी पे एग्जिस्ट करती है, जो फोर्स बॉडी पे एग्जर्ट होती है, वो फोर्स हमें बतानी होती है. ठीक है, जो फोर्सेस बॉडी पे लग रही होती है हमें वो फोर्स बतानी होती है, ना कि वो फोर्स बतानी होती है जो बॉडी लगा रहा हो. ठीक है, बॉडी क्या फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना, बॉडी पे क्या फोर्स लग रही है वो दिखाना है. तो ये टेंशन T लग रहा है सबसे पहले. फिर बाद में इसका खुद का वेट, इसका मास स्मॉल m बोला है तो इसका जो वेट हो जाएगा वो स्मॉल mg हो जाएगा. उसके बाद ये जो फ्लोर है ये इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है इन द अपर डायरेक्शन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज n इन द अपर डायरेक्शन. तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है. ठीक है, अब बात करेंगे इस कैबिन की बात करेंगे. तो कैबिन को मैं शॉर्ट में एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ. तो ये कैबिन है. ओके, तो इस कैबिन में क्या लग रहा है? सबसे पहले यहाँ पर देखो, इस कैबिन के ऊपर ये जो स्ट्रिंग है इस कैबिन के इस पॉइंट से कनेक्टेड है. तो इस पॉइंट से स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T है. तो ये टेंशन डेवलप हो जाएगा यहाँ पर इस कैबिन के ऊपर. ओके, इस कैबिन का खुद का वेट
दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर इसका कैपिटल mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका खुद का वेट. दिस पर्सन विल गिव द नॉर्मल रिएक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखो ये n था ना, ये फ्लोर इसके ऊपर दे रहा था, तो ये भी तो इसके ऊपर देगा, कैबिन के ऊपर. तो ये जो n है वो भी कौन सी डायरेक्शन में है, दैट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन n. क्लियर. तो सबसे पहले हम इस पर्सन की बात करते हैं. अच्छा, ये हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन हो गया. अभी सेकंड सब क्वेश्चन की बात करेंगे. सेकंड सब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है, और ये कितनी फोर्स लगा रहा है वो फाइंड आउट करना है, मतलब टेंशन फाइंड आउट करना है, यू कैन से. तो सबसे पहले मैं इस पर्सन की बात करूंगा. देयरफॉर आई विल राइट डाउन समेशन ऑल द फोर्सेस इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. तो y डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेज है, n प्लस टी. द अपवर्ड फोर्स इज व्हाट, n प्लस टी, एंड द डाउनवर्ड फोर्स इज माइनस mg विच इज इक्वल्स टू 0. तो ये हो गया n प्लस टी इज इक्वल्स टू mg. आई विल से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. साइड में रखो इसको. ठीक है. अभी कैबिन की बात करते हैं. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन y डायरेक्शन इज 0. तो अपवर्ड फोर्स कितनी है, t है. डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, माइनस mg माइनस n, सॉरी प्लस n विच इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन t माइनस mg माइनस n विच इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर t माइनस n विच इज इक्वल टू mg. राइट हैंड साइड में गया तो आई विल से दैट दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. So we have the equation number 1 and equation number 2. We will add this equation. हम ऐड कर देंगे. So t plus n is equals to small mg and यहाँ पर क्या है, t minus n is equals to capital mg. तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो n minus n get cancel, t plus t becomes 2t and small mg plus capital mg. So therefore जो टेंशन कितना हो गया, m plus m, यहाँ पर मैं g कॉमन ले लिया मैंने, डिवाइड बाई 2. So this is the tension acting. ये टेंशन एक्ट कर रहा है, इतनी फोर्स उसको लगानी पड़ेगी. ठीक है. अब यही टेंशन की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे. सो देयरफॉर स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन 2 इंटू जी. माइनस n को राइट हैंड साइड भेज दो और mg को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ. सो माइनस mg इज इक्वल्स टू n. यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने के लिए. तो ये क्या हो गया फिर, mg प्लस कैपिटल mg माइनस 2mg अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू n. सो जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, mg माइनस 2mg, इट्स माइनस mg अपॉन 2. सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो गया, m माइनस कैपिटल M इंटू जी अपॉन 2. सो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन.